हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा एक्सप्लेन्स में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी वसंत का दूसरा पाठ दादी माँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका हिंदी वसंत के अंतर्गत दूसरा पाठ दादी माँ। हम आपको बताएंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर और साथ ही साथ पाठ का सारांश भी। तो आप लगातार इसी प्रकार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लगातार जानते रहें अपने कक्षा 7 हिंदी वसंत के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर, भावार्थ और सारांश हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं पाठ पर। आप इस पाठ को चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं और चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन एक बार पाठ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। इससे ये होगा कि जो आपको यहाँ पर सारांश और प्रश्न उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इन्हें अपनी परीक्षा के लिए अच्छे से याद करें, अच्छी सी तैयारियाँ करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका कक्षा 7 हिंदी वसंत के अंतर्गत दूसरा पाठ दादी माँ। और जैसे ही यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पाठ के लेखक का नाम कौन है, शिव प्रसाद सिंह। और शुरू होते हैं इस पाठ के प्रश्न, जिनका उत्तर हम आपको यहाँ पर अभी बताने वाले हैं। तो आप इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं सबसे पहले पाठ का सारांश। तो बच्चों, आप ध्यान दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी वसंत के अंतर्गत दूसरा पाठ दादी माँ। और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ का सारांश। यह कहानी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। लेखक बड़े हो चुके थे, उन्होंने अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही मन अनमना हो जाता था। मित्र उसके सामने तो साथ होने का दावा करते या दिखावा करते, परंतु पीठ पीछे उनको कमज़ोर कहकर मजाक उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक की दादी ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। बचपन में लेखक को बरसात के दिनों में गंध भरे जल में कूदना अच्छा लगता था, जिससे एक बार उसे बुखार आ गया था। उस समय उसे बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था। बीमारी में उसे दिन भर नींबू और साबुन मिलता था, परंतु इस बार उसे जो बुखार चढ़ा था वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी दादी उसके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करती थी। दादी माँ को गांव में मिलने वाली 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेखक आज भी बीमार पड़ता है, परंतु मेष महाराज अपनी इच्छा अनुसार देखभाल करता है। डॉक्टर की शक्ल देखते ही अब उसका बुखार भाग जाता है। अब लेखक का बीमार पड़ने को मन नहीं करता था। एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। रामी की चाची ने पहले पैसे वापस नहीं किए थे और दोबारा पैसे मांगने आ गई थी। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद वह सब दे देगी। लेखक ने दादी को पैसे दे देने को कहा, परंतु दादी ने उसे भी डांटा। कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ ने रामी की चाची का पिछला ऋण भी माफ़ कर दिया और उसे बेटी की शादी के लिए 10 रुपये भी दिए। लेखक के किशन भैया की शादी थी। लेखक को बुखार आ रहा था, इसलिए वह बारात में नहीं गया। दादी माँ ने लेखक को उसके पास ही चारपाई पर सुला दिया। घर में औरतें विवाह की रात को अभिनय करती हैं। उसके मामा का लड़का राघव देर से पहुंचने के कारण बारात में जाने से रह गया। औरतों ने ऐतराज़ किया कि इस समय यहाँ लड़के का काम नहीं है। दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। दादा की अचानक मृत्यु से वे उदास रहने लगी थी। उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभचिंतक बताने वालों की कमी नहीं थी। इन्हीं शुभचिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई थी। दादी माँ के मना करने पर दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत खर्चा किया। घर का उधार बहुत बढ़ गया। एक दिन दादी माँ की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी। लेखक उनके पास जाकर बैठ गया। उसने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा। दादी माँ ने उसे टाल दिया।
अगली सुबह लेखक ने देखा कि उसके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उनके रहते चिंता मत करें। उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दिए। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो बच्चों, ये था यहाँ पर इस कहानी का सारांश जो कि हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे फिर से दोबारा से सुन सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसके बाद आइए बात करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों पर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में, और पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर आप लिखेंगे, जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनकी आंखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठी। उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना तथा खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना, पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना, साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है जब दादी माँ ने उनकी आर्थिक मदद की। तो इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अच्छे से लिखें, याद भी करें इसे। आता है फिर दूसरा प्रश्न आपका, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? उत्तर में आप लिखेंगे, दादाजी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। दादाजी के श्राद्ध पर भी दादी माँ के मना करने पर लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की फलस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। तो आई बात समझ में। दूसरा प्रश्न है ये और उसका उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे? तीसरा प्रश्न है बच्चों, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो उत्तर में आप लिखेंगे, दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले ही कड़वी थी परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। आवश्यकता के समय दादाजी की अंतिम निशानी सोने का कंगन देकर घर वालों की मदद की। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नगद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न समाप्त हो सके। इन्हीं कारणों से ही वे दूसरों का मन जीतने का में सदा सफल रही। तो इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अच्छे से लिखें और इसे याद भी करें। इसके बाद आता है चौथा प्रश्न बच्चों, और इसमें पूछा है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है? लिखिए। तो आपको लिखना होगा कि इन महीनों में मौसम कैसा रहता है। उत्तर में आप लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे क्वार का महीना और यहाँ पर लिखेंगे, इस महीने में न तो अधिक गर्मी और न ही अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है। और इसके बाद आता है दूसरा महीना आषाढ़ का। वैसे यह मौसम वर्षा का होता है परंतु इस महीने वर्षा न हो तो गर्मी बढ़ जाती है। इसके बाद बात करते हैं माघ के महीने की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है, भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल हो जाता है। तो आई बात समझ में किस प्रकार से आप लिखेंगे क्वार, आषाढ़ और माघ के महीने के बारे में जानकारी। फिर है पांचवा प्रश्न, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, क्वार के महीने में तरबूज, खरबूजे, फालसे और लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं। और माघ के महीने की बात करें तो अंगूर, केले और अमरूद और गुड़ मिलता है। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक महीने के बारे में लिख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें मिलती हैं। फिर आते हैं भाषा की बात के प्रश्न, और छठा प्रश्न है प्रश्न 6, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता और सन से सफ़ेद। तो यहाँ पर क्या देखा आपने? सी, सा और से यहाँ पर देखा आपने। तो यहाँ पर क्या आप समझे, समानता का बोध कराने के लिए सा, सी और से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए, उनका वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। उत्तर में आप लिखेंगे, नीला सा, रुई से और मिश्री सी। तो कैसे लिखेंगे, वाक्य कैसे बनाएंगे? नीला सा, आकाश नीला सा हो गया, और रुई से में
नानी जी के बाल रुई से सफ़ेद हो गए थे। और मिश्री में लिखेंगे बाल कृष्ण की बातें गोपियों को मिश्री सी लगती थी। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। और चांद सा लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे उसका चेहरा चांद सा गोल है और सागर सी में उसकी आंखों में सागर सी गहराई है। तो इस प्रकार आप अपने इस छठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है सातवां। कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ जा जाकर थक गया और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य आपको और बनाने हैं। उत्तर में आप बना सकते हैं। नंबर 1, बच्चे अपने उत्तरों को बोल बोल कर याद कर रहे थे। दूसरा, उस नन्हे बच्चे की शरारतों को देख देख कर हम थक गए थे। इसी प्रकार जोर जोर से चिल्लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो। और चौथा लिखेंगे बार बार उसके उस सवाल करने से हम तंग आ गए थे। और 5वां लिख सकते हैं पुलिस ने अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं एक ही शब्द को बार बार रिपीट करके। और 8वां प्रश्न है बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा ऐसे शब्द निकसार, बरहा, उरिन, चिवड़ा, छौंका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा या चुड़त्र, पोहा और इसी तरह छौंका को छौंक या तड़का भी कहा जाता है। निकसार, उरिन, बरहा शब्द क्रमशः निकास, उरिन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इसी प्रकार के 10 शब्द को बोलचाल में उपयोग में होने वाली भाषा बोली में एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं। चाहे तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं बच्चों, अपने क्षेत्र के शब्दों को लिख सकते हैं। और चाहे ऐसे लिखें काहे, बंदा, कृपा, कार, परोजन, लक्ष्मण, आपा, भनक, घना, बटेऊ आदि। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो यहाँ पर आप ध्यान दें बच्चों कि इन सारे प्रश्न के उत्तरों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की अच्छी सी तैयारियाँ कर सकते हैं। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप वीडियो को बार बार देखें और जब तक अच्छी तरह समझ ना आ जाए इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। मिलते हैं फिर अगले पार्ट के नए प्रश्न उत्तरों के साथ। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।